हमारे यहाँ पुराने ज़माने से भूत पिशाचों के बारे में कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। हम कुछ बातों को गौर करते हैं तो किसी को मजाक में लेके भुला देते हैं, पर कुछ ऐसे ही भुला दी हुई पिशाचों की बात जब अचानक से सामने आती है तो डर क्या होता है पता चल जाता है। मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉन्ज होटल में रुकना पड़ता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाएं इसलिए मैं छोटे होटल में रुक जाता हूँ जिसका ज़्यादा बिल नहीं बनता, ताकि वो जोड़ के कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं कि ये सब मेरी जान पर भी बनाएगा। मैं एक बार शाहपुर नाम के एक छोटे से शहर में अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेना था। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं ज़रा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉन्च देख लेता हूँ ताकि रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाए। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉन्च है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ यार। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉन्च नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतज़ाम कर देगा। मैं उसको मन में ही ठीक है बोल के निकल गया। तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आके वो रुका और मेरे से बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधा ही जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पे ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो, पता नहीं क्या होगा, कोई रोके तो भी मत रुकना। मैंने गर्दन हिला के वहाँ से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है, इसलिए जैकेट पहना था मैं। शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हुई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी ज़रा धीरे कर दी और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया हुआ दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है?" काफ़ी देर के बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे ही चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यहाँ रात के लिए रुकने के लिए कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दे दूँगा मैं। मैंने सोचा कि क्या ही किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊँगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूँगा, ऊपर का अपना ही फ़ायदा होगा। वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। मैंने मन में सोचा कि शायद इसको रात में दिखाई देता होगा कि पता नहीं खाना बनाने में कितना टाइम लगे, क्या पता। मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा के आया था, तुम कमरा दिखा दो बस, सुबह जल्दी निकलना है मुझे। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था, थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी भी पी के खटिया पे लेट गया। खटिया ज़रा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटके हुए थे। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया। थका हुआ तो था ही, तो जल्दी नींद भी आ गई। मेरी आँख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च लगाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा चौंक गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया।
आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झाँकने की कोशिश की, पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया की आवाज़ होगी, तो मैंने बुढ़िया को आवाज़ लगाई, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली थी। ये सोच के मैं चुप रहा। हिम्मत करके मैं धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं गया ही था, एक तो अंधेरा और ऊपर से वहाँ बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसी आवाज़ आएगी तो डर तो लगता ही है ना। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकाला। आवाज़ बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि कमरे में मेरे जैसे कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी हुई थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी तरफ अपनी लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहन के था। पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी काटने की, वो यहीं से थी। ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पे पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वही दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन हो गया। पसीने से मैं तरतर हो गया था। भागना चाहता था, लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। मैं चक्कर आके गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही संभाला मैंने खुद को। नीचे खून में गिरा था मैं। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बूढ़ी के ऊपर भी कीड़े चिपके हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और ऊपर वाले का नाम लेके जैसे भागा, मानो मेरे से तेज कोई हो ही ना। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पे आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा, पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखा वहाँ। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब और भागना मुश्किल था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो एक ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेके भागा। जैसे वहाँ पहुँचा, जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ काम करने वाले लोग उठ के आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा, तेरी तकदीर में ज़िंदगी लिखी है, इसीलिए बच गया तू। यहाँ सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, शापित होटल है वो, लेकिन जिसको दिखता है वो वहाँ फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे ज़िंदगी मिली। रात को मैं वहीं उस ढाबे पर रुका और सुबह होते ही उन्हीं के साथ में अपनी बाइक और सामान तलाश करने उसी जगह पर था। मेरी बाइक वहीं थी, मेरा सामान भी वहीं था, लेकिन वो खूनी होटल वहाँ पर नहीं था। पूरी जगह सूनी थी। लग रहा था कि कुछ था ही नहीं वहाँ। वो एक शापित होटल था। मैंने वही काम करने वालों से सुना, कई लोगों की जान ली थी उस होटल ने। मैंने रब से दुआ मांगी और अपनी बाइक लेके वहाँ से घर के लिए निकल गया। अपने सीने के अंदर उस शापित होटल की वो खूंखार रात की याद को लिए मैं वहाँ से चल पड़ा। रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को ना जाने कहाँ से एक गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने वाली थी कि अचानक ब्रेक्स के लगने की आवाज़ आई। गाड़ी दूर तक आवाज़ करती गई और कहीं पे जाके टकराई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दी थी।
जब तक वहाँ जाते सबकी चीख एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरे मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। वह सब वो बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उसकी बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन जब ये सब हमारे साथ हुआ तब यकीन तो करना ही था। मेरा नाम कैलाश है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियों में, या फिर किराए की। किराए की तभी करते जब कहीं दूर जाना हो। तो ऐसे ही हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाएं, और सब ने एक जगह पे अपनी हाँ भरी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे बेलापुर की। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के गांव का नाम लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है भी, या बस ऐसे ही बोल रहे हो तुम शशांक? शशांक ने सीधा मुझे वहाँ की फ़ोटो दिखाई। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ थी और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा भी मन वहाँ जाने का हो रहा था। मैं, राहुल और शशांक तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब शशांक की ही गाड़ी से निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख लग रही थी, तो सोचा कहीं रुक के पेट पूजा ही कर ली जाए। हाईवेज़ पर आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन ही नहीं है, और हमारे जैसे घुमक्कड़ों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। एक जगह शशांक ने गाड़ी रोकी। हम सब उतरकर ज़रा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी जगह थी जो शशांक को पता थी, सो वहाँ से हम होकर गए थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल आने को थी। सब लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसकी एक पूर्व सूचना भगवान पहले ही दे देते हैं। ऐसा सुना था मैंने अपने बुज़ुर्गों से। जो भगवान को मानता है और उनमें आस्था रखता है, वो इस बात को ज़रूर मानेगा। ये मैंने बहुत बार सुना है। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहें, या कोई अनहोनी ना हो या होने वाली हो, इसका अंदेशा थोड़ा सा तो पहले ही लग जाता है। लेकिन हमने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आँख लग रही थी, तो मैंने राहुल को आगे बैठने को बुलाया और मैं पीछे जाके लेट गया। शशांक को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मज़ा ये सो के ले रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तक हम आधे दूर आ चुके थे। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता ख़राब होने के कारण शशांक ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल किया। शाम हो रही थी। मैं अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटता हुआ रास्ता हर मोड़ पे लग रहा था कि जैसे ये आखिरी हो। अचानक शशांक ने ब्रेक लगाए। मेरा सर सीट से टकराया। क्या हुआ रे? पगले, मेरा सिर फूट गया यार। क्या जरूरत थी इतने जोर से ब्रेक लगाने की? शाम होने से हेडलाइट चालू थी। सामने से एक औरत आते हुए दिखाई दी। उसने हमसे बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते इससे पहले वो औरत बोली, भाई साहब, मेरी मदद करो। मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मेरे पास के गांव में बाज़ार के लिए आई थी। अब वापस जाने को पैसा नहीं है भाई साहब, इसलिए पैदल जा रही हूँ।
आप कृपया मेरी मदद कर दीजिए भाई साहब, इस घने जंगल में मैं कैसे जाऊंगी। वो बहुत गिड़गिड़ा रही थी। शशांक ने सीधा नहीं कहा तो वो रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में। यह बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आके बैठ गई, रो के मदद की भीख मांग रही थी। इंसानियत के नाते हमने उसको सामने शशांक के साथ बिठा दिया। राहुल मेरे पीछे आ गया। राहुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी, आपको ऐसे किसी को लिफ्ट मांगते देख हम सब चौंक गए, क्योंकि ये गांव का इलाका है। ऐसा सब तो शहर में होता है ना। मेरा मतलब कहने का आप समझ रही है ना। वो इतना बोल ही रहा था कि तभी वो बोली, भैया ज़रूरत है इसलिए। हम हमेशा बाजार करके इसी रास्ते पैदल ही जाते हैं। ये नया रास्ता नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ पर एक आदमखोर शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। आप शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा ही कर रहे थे कि उस आदमखोर शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग तो डर के माहौल में जी रहे हैं और इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। गाड़ी चल ही रही थी। हम सब उसकी बातों में सब भूल गए थे कि राहुल का मोबाइल बजने लगा। कोई कॉल था। सबको अचानक से जैसा लगा जैसे वो नींद से उठ गए हों। अंधेरा काफ़ी हो गया था। हम जा ही रहे थे। रास्ता था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव भी आ जाना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में है, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं। और ख़ास बात ये थी कि हमने उसको गांव का नाम भी नहीं पूछा। मैंने राहुल को इशारा किया। शशांक से सीधे बात नहीं कर सकता था, वो औरत कुछ गलत मतलब निकालती। मैंने शशांक से गाड़ी रोकने को कहा। उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। हम अपने पैर दर्द कर रहे हैं, ये बोल के नीचे उतर गए। शशांक अभी भी गाड़ी में था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर जंगल बहुत घना लग रहा था और बाजू में खेत भी थे शायद। दूर से कोई आते दिखा। तभी झाड़ी में से एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज़ आई। हमको पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल पर आ रहा था। उसने हमको देखकर अपनी टॉर्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन है, यहाँ क्या कर रहे हो। बाबा, हम शायद से रास्ता भटक गए हैं। काफ़ी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बिलापुर तो आया ही नहीं और ना ही इस औरत का गांव। राहुल ने देखा कि वो आदमी काफ़ी बूढ़ा था, इसलिए उसने उनको बाबा कहा। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा। इतने में शशांक आया और बोला, वो औरत जो हमारी गाड़ी में बैठी है काका। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाके देखने लगा। हम भी पास में गए। अब सबकी नींद उड़ गई। अरे भाई, वहाँ तो कोई औरत नहीं थी। अब शशांक को संभालना पड़ा। उसको मानो झटका लगा। वहाँ कोई औरत नहीं थी। हम कुछ समझ नहीं पाए। तभी वो आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी। राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते पे मिली तो मदद चाहिए बोल के रो रही थी, तो हमने उसको गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन हम सब घूम रहे थे। उसका गांव भी पास में था बोल रही थी, लेकिन उसका गांव तो आया ही नहीं और ना हमारा। और गाड़ी रुकते ही खुद गायब हो गई। शायद उतर के चली गई वो। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सब के ऊपर छिड़क दिया और कहा, बेटा, तुम लोगों ने भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया। वो और कोई नहीं, यहाँ उस मोड़ पे जो मौतें होती हैं वही थी। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ। मेरा खेत पास में है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुम सबको खतरा है। तुम सब अभी भी मौत के साथ सफ़र करके आए हो। वो बूढ़ा हम सबको खेत में लेके गया। वह एक झोपड़ा था। वहाँ आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे में थे। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था।
आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड बढ़ गई थी। वो बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। वो चुड़ैल ने आज तक बहुत जाने लिए हैं। वो ऐसे ही रास्ते पर किसी को रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पे होती है। ये किस्सा सालों से चलता आया है। मौत पे किसका बस चलता है भला। लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने कहा। वो उसको क्या पता, उसको तो बस बदला लेना है। सुना है जब वो रास्ते पे भटक रही थी तो उसकी भी किसी ने मदद नहीं की। रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई थी। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वाले लोगों को दोषी मानकर जो उसके झांसे में आ जाता है वो उसको मार देती है। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब एक साथ में बोल पड़े। वो बूढ़ा बता रहा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। मैं यहाँ खेत पे आता हूँ रोज। उस रात को भी उस डैन ने पूरे परिवार का नाश किया। मैं कुछ कर नहीं पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसी किस्मत नहीं थी उन सब की। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे। बच्चे तक को नहीं छोड़ा उस डायन ने। बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस आ रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे, इसी बात का शुक्र मना रहे थे। और उस बूढ़े बाबा का भी। अगर वो नहीं आते थे तो शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी होती। उस मोड़ पे 4 बज चुके थे। सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी सी लकीर आसमान पे दिखने लगी थी। हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेके आई थी वो सुबह। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेके वहाँ से सीधा की ओर वापस निकल पड़े। बेलापुर सामने था, लेकिन किसी का वहाँ जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही अपने घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुक के पीछे की ओर देखा। वो मोड़ था जहाँ पे ना जाने कितनी जाने गई थी। कभी कभार हमारे साथ ऐसी घटना हो जाती है जिसके घटने के बाद भी उस पर विश्वास नहीं होता। हालांकि हालात देखते हुए मानना भी पड़ता है। और वो समझदार होता है जो हालातों से सीख लेकर वो गलती बार बार नहीं करता। मेरा नाम मनीष है और ये बात उस दिन की है जब मेरे को अर्जेंटली हाथरस जाना था। दरअसल मैं वहीं का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी भी उस समय शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। अब वक्त पर आखिर जोरी किसका है। मैं जयपुर में टूर गाइड का काम करता था, जिससे थोड़ा बहुत पैसा अपने परिवार के लिए भेज दिया करता था। उससे मेरा घर भी पलता था। अब कहानी पर आते हैं। अब मुझे जाना तो था ही, तो मैंने ट्रेन का रास्ता जाने के लिए चुना, क्योंकि ट्रेन से मेरा रूट एकदम सीधा पड़ता था। और मैं निकल पड़ा रेलवे स्टेशन पर। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे काउंटर से पता चला मेरी ट्रेन रात 8:30 बजे की है और मैं 7 बजे ही वहाँ पर पहुँच चुका था। तो मैंने वहीं प्लेटफॉर्म से खाने पीने का सामान लिया और वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगा। लगभग 9 बजे ट्रेन वहाँ पर आ गई थी। अब रेलवे के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते ही हो। पर फिर भी मैं उस ट्रेन में बैठा और टीटी से बात करके सीट का अरेंजमेंट करवाया। मुझे सीट मिलने के बाद मैं वहाँ पर बैठा और थोड़ी देर में ट्रेन चल दी। मेरी वाली बुग्गी में काफ़ी कम पैसेंजर थे और हर कोई कुछ ना कुछ काम ही कर रहा था। तो फिर मैंने भी अपना फ़ोन निकाला और गेम खेलना चालू कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद मुझे काफ़ी प्यास लगी, तो मैं अगले स्टेशन पर पानी लेने उतर गया। अगले स्टेशन का नाम मिद्रा जंक्शन था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो स्टेशन पूरा खाली पड़ा था। मेरे को लगा शायद रात हो गई है, इस वजह से वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ वहम तो मन में आ ही जाता है। लेकिन मैंने ध्यान ना देते हुए जल के प्याले के पास गया
और वहाँ से बोतल में पानी भरने लगा। लेकिन तभी पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे मुझे कोई छुप कर देख रहा है। जब मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ पर किसी लड़की के बाल जैसा दिखाई दिया, जो कि कैंटीन के पास छुपी बैठी थी। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया और थोड़ा सा पानी पी भी लिया। लगभग पानी पीने के 5 मिनट बाद जैसे ही मैंने अपना पैर ट्रेन की तरफ जाने के लिए मोड़ा, मुझे जोर के चक्कर आना स्टार्ट हो गए और मैं वहीं पर गिर गया। मुझे पता नहीं तब क्या हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं वहीं जल के प्याले के पास पड़ा हुआ था और ट्रेन की तरफ नज़र मारी तो वहाँ मेरी ट्रेन नहीं थी। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था कि तभी मेरे पीछे से काफ़ी बूढ़ी औरत आई और मुझसे अचानक आक्रामक ढंग से मेरी कॉलर पकड़ के कहने लगी, मेरी लड़की मुझे लौटा दे। हालांकि थोड़ी देर मैं सनसा खड़ा रहा, लेकिन फिर मैंने उस औरत से बोला कि कौन सी लड़की। लेकिन बस पागलों की तरह वो मेरी शर्ट को पकड़ के झटक रही थी। मैं उसे छुड़ाकर आगे की तरफ चला गया जहाँ काउंटर होता है, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं जैसे ही मैनेजर रूम की तरफ मुड़ा तो मेरा दिल दहल सा गया। प्लेटफॉर्म पर खून ही खून पड़ा हुआ था। मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ। इतने में वो औरत फिर से मेरे पास आई और वही बात दोहराने लगी। मैं अब एक चीज़ समझ गया था कि मैं गलत फंस गया हूँ। तभी मैं वहाँ से भागा और बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे कदम जैसे थम से गए, जैसे कि किसी ने मेरे पैरों को सीमेंट से जमा दिया हो। और वो बूढ़ी औरत फिर से मेरे पास आकर मुझे नाखूनों से नोच नोच कर वही बात दोहराने लगी। एक सुनसान प्लेटफॉर्म जहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरे के। और वहाँ अगर ऐसा हो तो समझ जाना चाहिए कि मौत पक्की है। लेकिन मैंने आंखें बंद कर और महाकाल को याद किया। अब शायद मेरे भोले बाबा ही मेरी आखिरी सहारा थे कि तभी मेरे पैर जैसे छूट गए हों और मैं भागता हुआ बाहर की तरफ निकला। बाहर प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर 5 लोग बैठे थे। उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने जाते ही उनसे बात करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी मेरे को जैसे दिल का दौरा पड़ने से बचा हो, क्योंकि उनकी आँख, नाक, होठ सब किसी ने जैसे नोच के निकाल रखे हों। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो जिंदा थे। तभी मैंने उनसे बोला, आपकी ये हालत किसने करी? उन्होंने बोला, तुम जिस जगह फंसे हुए हो, कभी हम भी उसी जगह फंसे थे और आज हमारी ये हालत है। उस बुढ़िया को उसकी बच्ची जब तक नहीं मिलेगी तब तक इस स्टेशन पर किसी को भी वो ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। 12 बजे से उसका कहर शुरू हो जाता है और रात के 3:30 बजे उसका कहर मंदा पड़ता है। अभी 2 बज रहे हैं। अगर तुम्हें उसके बेटी को 3 बजे से पहले ढूंढ कर दे दिया तो वो तुम्हें ज़िंदा छोड़ देगी। लेकिन अगर तुमने 3 बजे के बाद 1 मिनट भी देरी करी तो वो तुम्हें ज़िंदा लाश बना देगी। तभी वो चारों जोरों से चिल्लाते हुए हंसे, जाओ जाओ। मैं अब सोच में पड़ चुका था कि करूं तो करूं क्या। तभी एक गार्ड बाबा वहाँ सो रहे थे। मैं उनके पास गया और उन्हें अपनी सारी आपबीती बताई। उन्होंने बोला, लेकिन उन्हें मेरी बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने मुझे बस इतना बोला कि यहाँ के कर्मचारी रात के 11 बजे तक चले जाते हैं, इसका कारण किसी को नहीं पता। मैंने उन्हें बताया मेरी जान खतरे में है। उन्होंने मुझे अपना कलावा तोड़कर दिया और अपनी झोपड़ी में आने को कहा। आधा घंटा बीता। मुझे लगा कि अब शायद मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन शायद ये मेरी गलतफहमी थी। तभी उनकी झोपड़ी में आग लग गई। ये देख के हम दोनों ना जाने कैसे ना कैसे करके बाहर निकले। उसके बाद काका ने मुझसे बोला, बेटा ना जाने क्या पनौती आई है। इतने पता नहीं काका को क्या हुआ, वो मेरे सामने उस आग में कूद गए और जलते जलते चीख रहे थे, मेरी बेटी मुझे वापस कर दे। उनकी आवाज़ इतनी खतरनाक हो चुकी थी जिसकी कोई हद नहीं। ये नज़ारा काफ़ी भयानक था।
मैं काका को बचाना चाहता था, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तभी मैं रेलवे स्टेशन में वापस भाग के, मेरे पास अपनी जान बचाने के सिर्फ 30 मिनट थे। फिर मुझे अचानक से याद आया, जब मैं जल के प्याले के पास गया था, तब मैंने किसी लड़की के बाल कैंटीन के पास देखे थे। अब मेरा दिमाग चलने लगा था। मैं भागते हुए वहाँ जा ही रहा था कि मेरी नज़र मैनेजर रूम के पास पहुँची। मेरी सांसों ने जैसे जवाब दे दिया था। वो नज़ारा देखने के बाद मानो लाखों चींटियों ने मेरे शरीर को एक साथ काट लिया हो। जैसे बकरों की लाशें कसाई खाने पर लटकती हैं, उसी तरह 6 लोगों के धड़ मैनेजर रूम पे लटक रहे थे। वो भी देख के मानो मेरी जान बस जाते जाते बची। लेकिन मैंने हिम्मत करी और फिर से मैं कैंटीन की तरफ भागा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं फूट फूट कर रोने लगा और पता नहीं क्यों चिल्ला पड़ा, आ जा बेटा। अचानक से वहीं पर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे देखा, एक सुंदर सी छोटी सी गुड़िया मेरे पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे इस अंधेरे में मैंने रोशनी ढूंढ ली हो। उस छोटी सी गुड़िया को देखकर मैं अपनी सारी परेशानियां मानो भूल चुका था। फिर मैं उस लड़की को गोदी में उठाकर जल के प्याले के पास पहुंचा। वहां पर औरत भी आ गई, लेकिन वो अब काफ़ी अच्छी दिख रही थी और मुस्कान के साथ उसने उस लड़की को गोदी में ले लिया और वहाँ से निकल गई। मेरे शरीर पर घाव काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल आज बहुत खुश हो रहा था, जैसे मैंने कुछ बड़ा काम कर दिया हो। फिर थोड़ी देर में ही सुबह हो गई और वहाँ के कर्मचारियों को मैंने अपनी आप बीती सुनाई। तो मैं देख के बहुत शौक हो गया, क्योंकि वो इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात को जैसे नज़रअंदाज कर दिया हो, या फिर जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हो। फिर इतने में मैनेजर मेरे पास आया और वो मुझे मरहम पट्टी करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले गया। और मरहम पट्टी करवाते समय मैंने जो बात मैनेजर के मुंह से जानी, उसे सुन के मेरे शरीर का दर्द मानो कम हो गया हो, लेकिन दिल मेरा फट चुका था। दरअसल वो लड़की और उसकी माँ यहाँ दिल्ली से नए नए आए थे। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। रात के 11 बजे वो जैसे ही स्टेशन से उतरे, वहाँ काफ़ी नशेड़ी बैठे हुए थे। उन्होंने उसके साथ काफ़ी छेड़खानी करी, लेकिन फिर भी वो औरत सिर्फ अपनी बच्ची को दूर कर रही उन लोगों से, और उन लोगों से जान की भीख मांग रही थी। वो लोग उस औरत के साथ काफ़ी ज़बरदस्ती कर रहे थे, लेकिन वो औरत सिर्फ अपने बच्चे का बचाव करते हुए जान की भीख मांग रही थी। वहाँ के आसपास के लोग उन सब की हरकतों को इग्नोर कर रहे थे और वहाँ से निकल रहे थे, और वो छोटी बच्ची अपनी माँ की जान के लिए आसपास के लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी वहाँ के लोगों से उस औरत की जान नहीं बचाई। और मैनेजर रूम में मैनेजर के सामने ही उन लोगों ने उस मासूम औरत का रेप करके उसका मर्डर कर दिया। और वो बच्ची अपनी माँ को बचाने के लिए रो रो कर स्टेशन पे चीखती चिल्लाती लोगों से भीख मांग रही थी कि मेरी माँ को कोई तो बचा लो, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी, क्योंकि वो नशेड़ी नेता के आदमी थे। वो बच्ची कहीं पुलिस वालों के सामने मुंह ना खोल दे, इसलिए उस जिंदा लड़की को और उसकी माँ की लाश को चलती ट्रेन के नीचे फेंक दिया और मैनेजर को रिश्वत खिलाकर मामला शांत कर दिया। इसके बाद वो लोग जब अगली रात वहाँ पर बैठे, तो उसकी माँ की आत्मा ने डायन का रूप लेकर उनके धड़ों को मैनेजर रूप के पास टांग दिया, और हर रात 11:30 बजे से 3 बजे तक वो वापस आती है और हर आने वाले इंसान को अपनी बच्ची ढूंढने को कहती है। और जो इंसान उसे नज़रअंदाज करता है, उसकी वो आँख, नाक और होठ उखाड़कर उनकी ज़िंदगी को ज़िंदा लाश कर देती है, क्योंकि उस समय किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी थी। अब रमेश शांत है। डर ने उसको हमेशा के लिए चुप कर दिया। अब सब पहले जैसा कहाँ था। ऐसा लगता है मानो डर हमेशा के लिए घर कर चुका था। रमेश के सीने में
दिमाग में, उसकी आंखों में रोज़ डॉक्टर के चक्कर बंद हो गए हैं। अब तो सबने हार मान ली थी। पर केदार के जाने से पहले ऐसा नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था। रमेश आज जैसा है वैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये तब की बात है जब रमेश एक स्टील प्लांट में नौकरी करता था। प्लांट काफ़ी बड़ा था, जॉब करने वाले लोग भी बहुत थे। आसपास के लोगों के लिए ये प्लांट रोजी रोटी देता था। इसी के चलते रमेश भी शादी के बारे में सोचने लगा था। पिछले ही साल उसने अपना पुराना मिट्टी का घर तोड़ के पक्का मकान बनाया था। रमेश और केदार साथ में आते जाते थे। कभी साथ में उनकी शिफ्ट भी होती थी। केदार उसके चाचा का लड़का था, वो पास में ही रहता था। केदार भी बहुत मिलनसार लड़का था। वो गर्मी के दिन थे। आज दोनों दोपहर की शिफ्ट में काम कर रहे थे। तभी केदार ने रमेश से कहा, अरे रमेश, तू कंट्रोल रूम जा, मैं साइट पे देख के आता हूँ, देखता हूँ सब ठीक है या नहीं वहाँ पर। रमेश बोला, हाँ यार, ये लेबर ध्यान नहीं देते और बॉस हमको गाली देगा, इसलिए खुद से देख लो सब कन्वेयर बेल्ट सही तो है। इतना बोल के केदार हेलमेट पहन के साइट पे चला जाता है और रमेश कंट्रोल रूम में जाता है। रमेश के कंट्रोल रूम में पहुंचते ही वहाँ मिश्रा जी भी आ जाते हैं। मिश्रा जी केदार और रमेश के सीनियर हैं, पर रहते दोस्तों जैसे हैं। अरे बाबू रमेश, पहले मिठाई खाओ यार, मिश्रा जी मिठाई का पैकेट खोलते हुए बोलते हैं। रमेश कहता है, मिश्रा जी क्या बात है, बहुत खुश हो आज, कोई लॉटरी तो नहीं लगी। मिश्रा जी कहते हैं, अरे बाबू, मेरी गुड़िया है ना, वो क्लास में फर्स्ट आई है, वो डॉक्टर बनेगी कहती है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बातों में दोनों इतने गुम हो जाते हैं कि स्क्रीन पे अचानक एक बटन दब जाता है। वहाँ साइट पे केदार जहाँ खड़ा था, वहाँ का गर्म डस्ट का चेम्बर खुल जाता है और डस्ट नीचे गिरती है। केदार भागता है, पर डस्ट उसको अपने आगोश में ले लेती है। लोग पानी लेके दौड़ते हैं, पर बहुत देर हो जाती है। केदार का पूरा शरीर वहाँ पर गल जाता है। उसको दबे हुए डस्ट से बाहर निकालते ही उसका गला हुआ शरीर देखकर रमेश बेहोश हो जाता है। केदार की बॉडी से चमड़ी गायब रहती है और बाकी सिर्फ कंकाल रहता है। ऐसे हादसे यहाँ अक्सर होते थे, पर आज ऐसा होगा पता नहीं था। इधर हॉस्पिटल में रमेश को होश आता है। मिश्रा जी और रमेश के घर वाले वहाँ होते हैं। उनको देखते ही रमेश रोने लगता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती से हुआ, मुझे मुझे माफ़ कर दो केदार। काफ़ी दिनों तक केदार का हादसा रमेश भुला नहीं पाता। डॉक्टर को दिखाना चालू था। हंसमुख रमेश अब गुमसुम रहने लगा था। प्लांट जाता, पर वहाँ पर वो बात याद आती तो डर जाता। वो अब हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था, क्योंकि नाइट शिफ्ट में उसका सामना उस जगह से होता था जहाँ वो हादसा हुआ था। हनुमान चालीसा वो अपने सीने के पास अपनी जेब में रखता था। एक दिन नाइट शिफ्ट चल रही थी। रमेश को आज शिफ्ट संभालना था। उसको एक ऑपरेटर के साथ काम करना था। ऑपरेटर को रूम में रख के वो साइट पे देख रहा था। रमेश घूमते घूमते एक ऊंचे टावर पे गया। यहाँ से प्लांट पूरा दिखता था। लाइट की वजह से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। अचानक कुछ हिला। रमेश संभला तो फिर से हिलना चालू हुआ। देख के विश्वास नहीं हुआ, पर इतने बड़े लोहे के पोल हिल रहे थे। ना हवा थी, ना भूकंप था। रमेश दौड़ता हुआ नीचे आया। सब वाकया अपने साथी को बताया। उसका साथी हंसने लगा। डर के मारे रमेश रात भर साइट पे गया ही नहीं। दूसरे दिन भी नाइट शिफ्ट थी। आज साइट पे क्लीनिंग चल रहा था। पूर्णिमा की रात थी। आज चांद खुल के निकला था। रात के 11 बजे होंगे। इस वक्त टी ब्रेक होता है, पर आज मैनेजर ने ब्रेक बाद में लो बोल के रोक लिया सबको। अचानक अजीब सी आवाज़ आई और वहाँ का लोहे का ढांचा हिल गया।
और देखते ही देखते वो लोहे का ढांचा लेबर के ऊपर गिर गया और 8 लोग वहां दब के मर गए। सबकी चीखें रमेश के सामने निकली थी। खून बाहर बहने लगा था और ऊपर देखा तो क्या, ऊपर केदार का साया था, मानो हवा में लटक रहा था। ये देख के तो रमेश की जुबान सूख गई, वो हिल भी नहीं पाया। केदार की प्रेत आत्मा का चेहरा देख के रमेश की आंखों में खून जम गया। केदार की आत्मा ने जोर जोर से चीख निकाली। ऐसा लगा जैसे कान फट जाएंगे। जोर से हवा चलने लगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज सबका अंत आ गया। इतने में मिश्रा जी आ गए वहाँ, वो भी शिफ्ट में थे। आज जब केदार की आत्मा ने अपना रुख मिश्रा जी की तरफ मोड़ा, मिश्रा जी कुछ करते, उनके ऊपर बड़ा से लोहे की रोड आके लगा। वो वहीं खत्म हो गए। उनके खून से रमेश पूरा गीला हो चुका था। इतने में वहाँ सिक्योरिटी वाले आ गए। वो खूनी मंजर देख के उनकी भी सांसें रुक गईं। उन्होंने रमेश को वहाँ से उठाया और उसे अंदर ले गए। बाद में पुलिस पहुँच गई। केदार की रूह अब लोगों को मारने लगी थी। वो बहुत गुस्से में था। तो उस रात शायद रमेश का नंबर था, पर वो बच गया और बेचारे लेबर मारे गए। मौत का साया चारों तरफ मंडरा रहा था। रमेश को अब दूसरे दिन होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अब रमेश काम पे ज़्यादा नहीं जाता, उसकी डर के मारे नींद उड़ गई थी। उस रोज़ के बाद से हादसे चालू होने लगे थे। केदार की रूह किसी को चैन से रहने नहीं दे रही थी। मिश्रा जी को उसने नहीं छोड़ा था। शायद केदार की रूह सबको उसकी मौत का जिम्मेदार मानती थी। अब प्लांट बंद है, सूना है वहाँ। होम हवन चल रहा था। पूरा 6 दिन पूजा पाठ चली, पर उसके बाद भी वह काम ना हो सका। कुछ दिन बाद ही मालिक की अचानक मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उसको भी केदार की रूह ने मारा है। कुछ सुराग हाथ नहीं लगा, इसलिए पुलिस वालों ने भी ज़्यादा दखलंदाजी नहीं दी। रमेश अब पागल सा हो चुका था, कुछ बोलता नहीं। डर हमेशा उसकी आंखों में होता है, मानो उसने खुद की मौत अपने सामने देखी हो। लेकिन आज भी वो पागल खाने में भर्ती है और बस चिल्लाता रहता है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मेरा नाम शिव है और मैं 21 साल से ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा हूँ, या यूँ कह लो कि मुझे इस काम से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। डेली नए नए सफ़र पर निकलना, सुहाने मौसम का मज़ा लेना, सर्दी हो या गर्मी, हमें हर समय अपने काम पर मौजूद रहना पड़ता है। हालांकि मैं सफ़र अकेला नहीं करता, मेरे साथ मेरा खड़ासी राहुल भी है, जो कि नया नया काम पर लगा था। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये तब की है जब मैं पानीपत से मेरठ जा रहा था। दरअसल मेरे मालिक का कपास का काफ़ी बड़ा गोदाम था और वो उन्हें अर्जेंट मेरठ पहुंचाना था, तो उन्होंने ये काम मुझे दिया, क्योंकि उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर वो सामान मेरठ पहुंचवाना था। इसके लिए मैं और मेरा खड़ासी राहुल, हम वहाँ से दोपहर 3 बजे माल लेकर निकल गए। आज वैसे मेरे खड़ासी की तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो अभी अभी कुछ दिन पहले ही अपनी बहन की शादी करवा के फ्री हुआ था। वैसे भी एक भाई होने के नाते उसे ही सारा काम करना पड़ा था, और उस बेचारे के तो वैसे भी कोई माँ बाप नहीं थे, तो जिम्मेदारी किसे कहते हैं वो अच्छे से समझता था। अब हम दोनों बातें करते करते NH9 से होते हुए जा रहे थे। तभी हम दोनों को काफ़ी भूख लगी, तो मैंने अपने खड़ासी से ट्रक साइड में लगाने को कहा, किसी भी ढाबे पर। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा दिखा, तो वहाँ पर उसने ट्रक ढाबे पर रोका और हम दोनों नीचे उतरे। ढाबा काफ़ी छोटा था, लेकिन हमें तो बस भूख मिटानी थी, तो मैंने ढाबे पर एक छोटू से कहा, अरे छोटू, 2 कप चाय ला और 1 प्लेट दाल मखनी के साथ 4 बटर रोटी लेकर आ। इतना कहने के बाद हम वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर आ गया और हम सब ने खाने का आनंद लिया और अपनी भूख मिटाई। और खाने के पैसे हम जैसे ही देने गए, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान बैठा था। तो उसने कहा,
सरदार जी, तुम आगे सतरंगी रोड की तरफ जा रहे हो क्या? मैंने कहा जी, हम उसी रोड से होते हुए जाएंगे। तभी ढाबे वाले ने अपने लड़के को दिखाते हुए कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे इस लड़के को अपने साथ ले जाइए और इसे सतरंगी मार्ग पर उतार दीजिएगा। और उसने साथ साथ एक अजीब बात भी कही कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, इससे बात मत कीजिएगा। ये सुनकर मेरे को थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने ज़्यादा पूछना सही नहीं समझा और मैंने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसे मैंने अपने खड़ासी के साथ बिठा दिया और खुद ट्रक चलाने लगा। हम थोड़ा सा ही आगे आए होंगे कि तभी वो लड़का कुछ काले सी चीज़ को लपेट कर मन ही मन में कुछ बड़बड़ा रहा था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। मेरे से रहा नहीं गया और मैंने पूछ लिया, छोटू तुम ये क्या कर रहे हो?" तभी उसने अपनी लाल आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया। उसे देखकर तो मेरी जान हलक में आ गई और तभी मेरे ट्रक में कुछ खराबी आ गई। मैंने उतरकर ट्रक चेक किया, लेकिन उसमें तो कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आई। फिर मैंने वापस ट्रक में चढ़कर खड़ासी से बोला, राहुल साहब, आप स्ट्रिंग ओपन कर दो, शायद ट्रक का इंजन गर्म हो गया है।" उसने ऐसा ही करा और उसके थोड़ी देर बाद ट्रक अपने आप सही हो गया। मेरा ध्यान अचानक से ट्रक स्टार्ट करते करते सामने की तरफ गया। वहाँ कोई इंसान सफ़ेद रंग की चादर ओढ़कर पेड़ पर सो रहा था। ये देखकर मेरा दिल जैसे कांप गया हो, क्योंकि सुनसान हाईवे पर रात के 3 बजे कोई ऐसे सोएगा, वो भी पेड़ पर। ये मुझे पच नहीं रहा था कि तभी अचानक से जैसे वो लड़का जो ट्रक में बैठा था एक रहस्यमय आवाज़ में बोल पड़ा, गाड़ी आगे बढ़ा। वो उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया, पर मुझे ढाबे वाले की बात याद आ गई और मैंने वैसा ही करा। लेकिन मेरा खड़ासी आग बबूला होकर उस बच्चे से गुस्से में बोल पड़ा, एक तो वैसे ही यहाँ हालत ख़राब हो रही है और तुझे जल्लाद को मजाक करने की सूझ रही है। तभी उस बच्चे ने खड़ासी की तरफ गुस्से में देखा। खड़ासी का जैसे कलेजा बाहर आ गया हो, क्योंकि उस बच्चे का मुंह जैसे कि दानव का हो और आँख जैसे कि खून की लहर दौड़ रही हो और पूरे मुंह पे चीर फाड़ बनी हुई थी। आज हम समझ गए थे कि हमारे साथ साक्षात मौत बैठी हुई है। तभी मेरी आंखों के आगे हाईवे की रोड सुगड़ाने लगी और मुझे सामने से 3 रास्ते के कट आते दिखे। तभी मैंने वहाँ बोर्ड देखा जहाँ लिखा था सतरंगी मार्ग की ओर। जैसे ही मैंने अपनी साइड वाली सीट पे देखा तो मेरा दिल सहम सा गया और मैं फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि खड़ासी का सर कटा हुआ था लेकिन उसका धड़ वहाँ नहीं था और वो बच्चा वहाँ से गायब हो चुका था। और जब मैं अपने आप को संभालते हुए ट्रक से उतरा तो सामने पेड़ पर मैंने उसी आदमी को देखा जिसने सफ़ेद कपड़ा ओढ़ रखा था। मैंने उसे जगाने की कोशिश करी, पर वो जागा नहीं। तभी मैंने हिम्मत करके कपड़ा हटा दिया। उसके अंदर जो मैंने देखा, उसे देखने के बाद तो मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो सतरंगी मार्ग के पास के गांव के लोगों ने मुझे खाट पर बांध रखा था और मेरे आसपास वहाँ के पंडित कुछ मंत्र बड़बड़ा रहे थे। मैंने पूछना चाहा, क्या हुआ, मुझे बांध क्यों रखा है?" पर उनमें से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया और लगातार मंत्र पढ़े जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी दाएं हाथ की छोटी उंगली काट दी और किसी मूर्ति के सामने चढ़ा दी। मैं दर्द से कराह रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे उठाया और खाट में बैठाकर मेरी मरहम पट्टी करने के बाद वहाँ के सारे लोग मेरे पास आए और मुझसे पूछा, मूर्ख, तूने उस सफ़ेद चद्दर को क्यों हटाया? तुझे पता भी है कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी थी? अगर हम समय पर नहीं आते तो शायद तू क्या, तेरा खानदान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी मौत के घाट उतार दी जाती। ये सब सुनने के बाद
मुझे रात का सारा किस्सा याद आया। जिस चीज़ को देखने के बाद मैं बेहोश हो गया था, दरअसल वो मेरे ही खड़ासी का धड़ था, जिसके अलग अलग हिस्सों में काट रखा था। उसे दोबारा याद करके जैसे मेरे को अभी दिल का दौरा पड़ने से बचा हो। फिर से मैं फूट फूट के रोने लगा और बोलने लगा, मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझाओ कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर उन लोगों ने मुझ पे तरस खा के मुझे वहाँ के बारे में बताया। आज से 50 साल पहले की बात है। हमारे गांव में हर महीने फागुन के समय खेल दिखाने वाले आते थे और गांव में काफ़ी बड़ा मेला भी लगता था, जिसमें ज़्यादातर बच्चे ही जाया करते थे। लेकिन हमने महसूस करा कि गांव के बच्चे धीरे धीरे लापता हो रहे हैं। लगभग 3 बच्चे गांव से लापता थे। हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी, यहाँ तक कि हम दूसरे गांव में भी जाकर वहाँ पर पता कर रहे थे, लेकिन वो हमें नहीं मिले। तभी हमें एक चाचा मिले जो गांव के चौराहे पर बैठा करते थे और वो कभी आर्मी में हुआ करते थे। उनका नाम विनोद चाचा था। उन्होंने जो हमें बताया, उसे सुनने के बाद हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने हमें बताया कि ये जो मस्करे जो गांव में खेल दिखाते हैं और हमेशा मेले के समय दिखते हैं, असल में इनमें से काफ़ी मस्करे डाकू हैं जो खेल दिखाने के आड़ में बच्चों को गायब करके इनके साथ। उसके आगे चाचा कुछ बोलते, गांव के अधिकतर मर्द काफ़ी गुस्से में आ गए थे। उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी और गांव के लोगों को इकट्ठा करके उन मस्करों के पास पहुंचे और उनको खूब मारा। लेकिन शायद चाचा का शक एकदम सही था, मगर हमें काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने उन 3 बच्चों की बलि दे दी है और रक्ती बाज़ार के पास गड्ढे में गाड़ दिया है। ये सुनते ही जैसे मानो हमारा हाल और हमारा मनोबल टूट गया हो। सब गुस्से में उन मस्करों को पकड़कर वहीं बाज़ार में ले गए और गड्ढों को 34 फुट खुदवा दिया और हमें बच्चे मिले, लेकिन जिंदा नहीं। अब उनकी हालत शायद देखने लायक भी नहीं थी। गांव वालों ने बेहद गुस्से में आकर 15 के 15 मस्करों, जो कि लुटेरे थे, उन्हें 35 टुकड़ों में तलवार से काट दिया और वहीं ज़मीन में गाड़ दिया। जिसके 11 महीनों बाद हमारे गांव में सरपंच जी का रिश्तेदार गोविंद, जो कि नया नया गांव में शहर से आया था, उसने गांव में घुसते समय वहाँ के चौराहे पर एक सफ़ेद कपड़े में किसी को सोते हुए देखा। लेकिन उसने ये सोचकर उस पर ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है कि कोई गांव का ही हो। फिर वो दोबारा आगे गया और उसने फिर से वही देखा। फिर वो थोड़ा और आगे गया, फिर उसने वही देखा। अब उसके मन ने कहा कि रात के 11 बजे कोई इस तरह रोड पर क्यों सोएगा। उसने आवाज़ लगाई, कौन है काका?" लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसने उनमें से एक ही चद्दर हटाकर देखा। उसने जैसे ही चद्दर हटाई, उसका दिल सहम सा गया, क्योंकि अंदर कोई नहीं था। फिर वो डर के मारे वहाँ से भागता हुआ सीधा गांव में चला गया। चाचा के यहाँ पहुँचा और उसने कुछ नहीं खाया और किसी से कुछ बात नहीं करी और जाकर सीधा नहाने में घुस गया। वो काफ़ी हाँफ रहा था। चाचा को भी थोड़ा शक हुआ, लेकिन उन्होंने इस समय कुछ पूछना सही नहीं समझा और उस समय सब सो गए। और सुबह उनकी बीवी की चीख की आवाज़ के साथ सहमते हुए वो उठे और जब गोविंद के कमरे में जाकर देखा तो उसकी 35 टुकड़े कटे हुए थे। और धीरे धीरे चाचा के पूरे घर में पहले उनके बेटे की बाथरूम में लाश मिली, फिर उनकी बीवी की और फिर चाचा की। हम आने वाले खतरे को भांप गए और समझदारी दिखाते हुए तांत्रिक के पास गए। वो एक सिद्ध तांत्रिक था, उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने बोला, तुमने जिन मस्करों को दफनाया था, अब उनकी आत्मा तुम्हारे गांव को मौत के घाट उतारने वापस आ गई है।
लेकिन वो तुम्हें तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक तुम उन्हें ना छेड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन बच्चों की आत्माओं ने उन्हें बांध रखा है। लेकिन अगर किसी ने उनके कफन पे से कपड़ा हटा दिया तो उस कफन में से उसके पूरे खानदान की बलि चढ़ जाएगी, क्योंकि वो अदरादित है, यानी अदरातित आत्मा जिसका कोई तोड़ नहीं है। ये सुनते ही गांव के सभी लोगों ने बाबा से कुछ तो उपाय करने को बोला। तो बाबा ने 18 का समय लिया और उससे पीड़ित लोगों को उपाय खोज लिया। वो इंसान जिसे अभिशाप लगा है उसका या तो हाथ या फिर अंगूठा देना पड़ेगा, लेकिन अंगूठा तभी ले सकते हैं अंगूठे के साथ उसकी छठी उंगली का हो, और उस इंसान के आसपास 24 घंटे तक लोगों को दूरी बनाए रखनी होगी जब तक उसकी शारीरिक बलि ना दी जाए। ये सब बातें सुनते हुए वो ड्राइवर मानो पुनर्जन्म का एहसास कर रहा था। वो हाईवे पर अपने खड़े ट्रक को देखकर बस शांति से सोच रहा था कि ना जाने कितना जोखिम उठाना पड़ा उस ढाबे वाले की वजह से, उस बच्चे की वजह से। और एक राज तो और था जिसका जवाब अभी जानना था कि आखिर वो बच्चा था कौन। तो ये जानने के लिए वो ट्रक वाला अपना ट्रक लेकर आंखों में नमी भरते हुए उस ढाबे की तरफ निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, वहां उस रास्ते पर कोई भी ढाबा नहीं था, और वहां चारों तरफ बस खंडर ही खंडर था। ये देखते ही ट्रक ड्राइवर हैरान भरी निगाहों से वहां से निकल गया और उसने ठान ली कि अब से वो रात में कभी भी गाड़ी नहीं चलाएगा और हमेशा सतर्कता से ही रहेगा।